ये आप बीती कहानी मैं दिल्ली के छतरपुर से लिख रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी ये आप बीती लोगों के दिल को छू जाएगी। मुझे कोई अच्छी सलाह दीजिए। आप लोग मेरी कहानी सुनकर ज़रूर सतर्क हो जाएं। मेरी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है। हम दोनों माँ बेटी अब जॉब करते हैं और इस बच्चे को संभालते हैं, क्योंकि इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है। वे तो अभी भी जेल से बाहर नहीं आया है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों से मुझे अच्छी राय की उम्मीद है। उम्मीद करती हूँ यह आप बीती कहानी आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। मैंने अपनी दूसरी शादी एक बांझ आदमी से कर ली थी, ताकि वो मेरी बेटी को स्वीकार कर ले। हुआ भी ऐसा ही था। मेरा पति मेरी बेटी को सगे बाप की तरह प्यार करता, पर एक दिन स्कूल से वापसी पर मेरी बेटी खो गई। मैं तड़प रही थी और पति मेरी बच्ची को ढूंढता रहा, पर वह ना मिली और महीनों बीत गए। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने आई तो बोली, मैंने नई जगह पर किराए का घर लिया है। वहाँ मैंने तुम्हारे पति को देखा है, जो हर दिन सामने वाले घर में आते हैं। उसने वहाँ दूसरी पत्नी को रखा हुआ है। मैं उसी वक्त उस सहेली के साथ वहाँ चली गई तो मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। मेरी 15 साल की बच्ची 8 महीने प्रेग्नेंट थी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मैंने दूसरी शादी एक बांझ आदमी से की थी, और ये बात मैं शादी से पहले ही जानती थी कि वो बांझ है, और इसी वजह से मैंने उससे शादी करने का फ़ैसला किया ताकि वो मेरी बेटी को स्वीकार कर ले। मैं चाहती थी कि वो मेरी बेटी को सगे बाप की तरह प्यार करे, और वह बिल्कुल ऐसा ही करता था। वह कनिका को मोहब्बत और इज्जत देता था, जो एक बच्चे को अपने सगे बाप से मिलती है। पहली शादी के डिवोर्स के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते आए। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। मुझे एक बेटी की माँ होने के बावजूद भी मुझे स्वीकार किया जाना था, मगर मैं अपने बहुत सारी समस्याओं की वजह से मैंने उनमें से किसी को भी अपनी ज़िंदगी का साथी नहीं बनाया। मेरे दिल में एक डर था, क्योंकि मैं अक्सर ये बात सोचती थी कि आज मेरी बेटी छोटी है तो कल जवान भी होगी, तो क्या उस वक्त उसका सौतेला बाप उसे एक बाप की नज़र से देख सकेगा? कहीं उसके जवान होते ही उसकी नीयत तो ख़राब नहीं हो जाएगी? जबकि मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ सुन रखे थे, इसलिए दिल डर रहा था। जब मेरी दूसरी शादी की बात घर में चलती तो एक माँ होने के नाते इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े हो जाते। इसी वजह से मैंने कई रिश्ते ठुकरा दिए। सच कहूँ तो आदमी जात से मेरा भरोसा ही उठ चुका था, क्योंकि मेरी पहली शादी लव मैरिज थी और उस लव मैरिज का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ था। कनिका की पैदाइश पर ही मेरे ससुराल वालों का व्यवहार मुझसे बदल गया। उसे बेटा चाहिए था। कनिका पैदाइश के पहले दिन से ही उसने कनिका की जिम्मेदारियां उठाने से बिल्कुल मना कर दिया था। वह न सिर्फ मुझे नज़रअंदाज करता, बल्कि कनिका को भी अपनी जिम्मेदारी समझने से परहेज करने लगा। उसके इस व्यवहार से मैं परेशान रहने लगी, मगर मैंने सोचा शायद वक्त के साथ साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त बीतने के साथ हमारे रिश्तों में बहुत से कड़वाहट आने लगी थी, जिसकी वजह से हमने लव मैरिज की थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में वो बदनसीब पल आया जब उसने दूसरी औरत के लिए मुझे डिवोर्स दे दिया और कनिका को भी मेरे साथ ही भेज दिया। कनिका को नहीं संभालेगा। मैं खाली हाथ नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाए नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरने लगी। मोहब्बत के इस अंजाम ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था, लेकिन वेद ने हम माँ बेटी की ज़िंदगी को जिस तरह से अपनी मोहब्बत से भर दिया, उस पर मैं बहुत तसल्ली में थी और हर वक्त भगवान का धन्यवाद करती थी। मेरी ज़िंदगी में वेद जैसा अच्छा इंसान दाखिल हुआ है। वेद से मेरी मुलाकात दवाइयों की फैक्ट्री में काम के बीच हुई थी। वे वहाँ पर मैनेजर था। आते जाते उससे बातचीत हो जाती थी। हमारे बीच बातचीत का ये सिलसिला शुरू हुआ। मैं कनिका को वहाँ साथ लेकर जाती थी। वे कनिका से वहाँ पर बहुत प्यार करता। कई बार तो मुझे काम काज में भी काफ़ी छूट दे देता और हम दोनों का बहुत ख्याल रखता। इस बीच मेरे दिल में उसकी कदर बढ़ गई थी। जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुई, क्योंकि मैं उसकी पसंद को पहले दिन से ही महसूस करने लगी थी। क्योंकि एक औरत मर्द की निगाह को बहुत अच्छे से समझती है। ये मेरा उस वक्त का ख्याल था, जो बाद में एक बहुत बड़े नुकसान के बाद मुझे समझ में आया। शादी तो मेरी ज़िंदगी के लिस्ट में कहीं पर भी शामिल नहीं थी, क्योंकि गम और रोज़गार की तलाश ने मुझे कभी इस तरफ सोचने पर मजबूर नहीं किया। लेकिन जब वेद ने मेरे सामने शादी की प्रपोजल रखी तो मैं सोच में पड़ गई कि अगर उसे मैंने मना कर दिया तो कहीं ये मुझे जॉब से ही ना निकाल दे, और अगर ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई तो फिर मैं क्या करूँगी। और अगर उसकी शादी की प्रपोजल स्वीकार करती हूँ तो कहीं इस फैसले के ज़िद में कनिका की ज़िंदगी पर कोई बुरा प्रभाव ना आ जाए। अब मेरी ज़िंदगी के साथ मेरी बेटी कनिका की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई थी। मैं असल में उन औरतों में से थी
जो बहुत आगे का सोचती हैं। इसलिए मैंने वेद को एकदम मना करना अच्छा नहीं समझा और उससे सोचने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांग लिए। वेद ने जबकि मेरे तरफ देखा और कहा, आखिर क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? मेरे लिए ये सवाल बहुत गहरा था। मैं उसके इतने साफ शब्दों में पूछे गए सवाल पर हैरान हुई। ज़्यादातर आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, इंतज़ार तो उनकी फितरत में होता ही नहीं और वे बहुत जल्दी ऐसी शर्तों को अपने दिल पर भी ले लेते हैं। वे कभी अपने पार्टनर के दिल की समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वेद ने मेरे चेहरे पर परेशानी की परछाई को एकदम महसूस करते हुए मुझे रिलैक्स करने की कोशिश की, तो मैं बगैर घुमाए बात को उसके सामने वह सवाल रख दिए जो मुझे उसके साथ शादी करने के बाद बुरी तरह से तंग करते। मैंने उसके बीते हुए कल के बारे में कुछ सवाल पूछ लिए क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए थोड़ा शक था। फिलहाल मैंने सोचा सबसे पहले उन पर खुलकर बात होनी चाहिए कि आखिर इतनी अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद भी अब तक क्यों कुंवारा बैठा है। वह मेरे इन सवालों पर चौंक सा गया और फिर उसने मुझे कहा कि वह कुंवारा नहीं रहना चाहता था। शादी की कभी इच्छा ही नहीं रही, लेकिन जब से तुम्हें अपनी बेटी के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा, जिस तरह से तुम उससे प्यार करती हो, उसका ख्याल रखती हो, मुझे लगा काश मेरा भी ऐसा ही पार्टनर होता जो मेरा ख्याल रखता। लेकिन फिर मैं अपने कमी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए मैं शादी से परहेज ही कर रहा था। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, तब एकदम से बोल पड़ा, मैं बांझ हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मेरे चेहरे की तरफ हैरानी से तकने लगा, लेकिन बगैर रुके हुए बोलता चला गया, मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी औरत को औलाद की खुशी दे सकूं। फ़िलहाल ऐसी मैरिज कहाँ ज़्यादा दिन तक टिकती है। अगर मैं करता तो शादी के दूसरे महीने में ही मेरी पत्नी बच्चों की इच्छा मेरे सामने ज़रूर करती और 1 साल के बाद तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाती, जहाँ फ़िलहाल मेरे टेस्ट होते और सब कुछ सामने आ जाता। तो तुम खुद बताओ, वह तो मुझसे डिवोर्स लेने में 1 घंटे का भी सब्र ना करती, फिर अपनी बेइज्जती करवाने की मुझ में हिम्मत भी कहाँ है। परिवार और जानने वालों में मैं कभी भी अपना सर उठाकर ज़िंदगी नहीं बिता सकता था, इसलिए चुपचाप चुप्पी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन न जाने क्यों मुझे तुम में एक अच्छी औरत नज़र आई जो यहाँ काम करने वाली औरतों से बहुत अलग है। कई बार तुम्हारे मुंह से जब ये सुना है कि एक ही बच्ची काफ़ी है अगर अच्छे से परवरिश हो जाए तो, और तुम्हारे इसी शब्द ने मुझे तुम्हारे तरफ खींच लिया है। इसलिए मैं दिमागी तौर पर अब तैयार था कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल ज़रूर करोगी। तुम्हारे अलावा मैंने ये बात किसी और को कभी नहीं बताई। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ अपने इस राज में शामिल कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ पर हो, या अगर तुम्हें कुछ साल के बाद इस बारे में पता चले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम पहले ही बहुत कठिनाई के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही हो और मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरी तो इच्छा है कि मैं तुम्हें और कनिका को ज़िंदगी की वह सब खुशियाँ दूँ जिससे तुम दोनों दूर रहे हो। क्या आपको डर नहीं लगेगा कि अगर मैंने ये सुनकर मना कर दिया तो आपका इतना बड़ा राज खुल भी सकता है? डर तो है, लेकिन मुझे तुम पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोगों को परखने का मेरा अपना अंदाज है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे इस राज से कभी भी पर्दा नहीं हटाओगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम ये सब जानने के बाद मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगी या नहीं? तुम्हें ये फैसला पूरे दिल से करना होगा। अगर तुम मना भी करती हो तो मुझे कोई समस्या नहीं, और ना ही इस फैसले का संबंध तुम्हारी जॉब से है। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी पहले की तरह ही यहाँ पर जॉब करती रहोगी। इस इनकार से तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा सम्मान पर कोई आँच नहीं आएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। उसकी बात ख़त्म होने के बाद मैं काफ़ी देर तक चुप रही कि मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन उसके इस राज को जानने के बाद मैं उस नतीजे पर ज़रूर पहुंच गई कि वह मुझसे पूरा ईमानदार है, वरना कोई भी आदमी कब इस तरह से अपने राज के बारे में बताते हैं। मैंने फैक्ट्री से काम करने के बाद जब घर वापस आती तो वेद की बातों को सोचती रहती। सच तो ये है कि मैं भी अकेले रहकर स्ट्रगल करके थक चुकी थी। वक्त के साथ साथ मेरी तो हिम्मत और ताकत दोनों ही जा रही थी। 15 साल की मेरी बेटी हो गई थी, वह कोई बच्ची नहीं थी। 6 साल के बाद उसकी शादी का भी टाइम आ जाता। मेरे कंधों पर इस सब का बोझ था। मेरे लिए ये सब अकेले करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे चला रही थी, वो मेरा दिल ही जानता था। लेकिन वेद की बातों ने मेरे अंदर फिर से एक जज्बे को जगा दिया था, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से थपक थपक कर सुलाया था। एक आदमी का साथ एक औरत को हमेशा चाहिए होता है। यकीन कीजिए, डिवोर्स के बाद भी एक औरत की इच्छा
एक आदमी के लिए रहती है, लेकिन मैंने अपनी उस इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया था। लेकिन वेद के प्रपोजल ने उस इच्छा को फिर से मेरे सामने जगा दिया था। आखिरकार मैंने सोचा कि मुझे वेद से शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। मैंने वेद को उसकी बीमारी के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में शामिल इसलिए किया, वो मेरे लिए एक अच्छा पति और मेरी बेटी के लिए एक अच्छा बाप का किरदार निभाएगा। और आने वाले वक्त ने साबित किया, वेद से शादी मेरी ज़िंदगी का सबसे ठीक फैसला था। लेकिन सच में मेरे लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था। उसके बावजूद भी मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन मेरी बेटी की शादी की भी समस्या मेरे सामने आने वाली है। और एक तलाकशुदा औरत की बेटी के लिए रिश्ता आना इतना आसान नहीं होता। पहला सवाल यही आपके बारे में होगा, तो मैं किस किस को अपने किरदार की सफाइयाँ देती फिरूंगी। सच तो ये है कि तलाकशुदा औरतों के लिए हमारे ज़माने में बस यही सोचा जाता है कि ज़रूर इसी के अंदर कोई कमी होगी, तभी उसे डिवोर्स हुई है। कोई भी आदमी के किरदार पर जल्दी उंगली नहीं उठाता। इसलिए कनिका की शादी की समस्याओं पर एक ऐसे मजबूत आदमी का किरदार बहुत ज़रूरी है, जो उसे बाप की छत्रछाया में रखे और अपने प्यार के साए में उसका कन्यादान कर सके। मुझे वेद की मोहब्बत और उसकी नीयत को सामने रखते हुए ये फैसला लेने में ज़रा बराबर मुश्किल नहीं आई। मैं जानती थी कि वह मेरी बेटी को अपने दिल से स्वीकार कर चुका है और उसका बिल्कुल बेटी की तरह ही ख्याल रखेगा, और वो मेरे लिए एक ऐसा जीवन साथी साबित होगा जो मेरी ज़िंदगी के सारे दुखों में मेरा साथ देगा। फिर वेद अपने बांझपन के साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया, और उसके बाद हर बीते दिन में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा ये फ़ैसला गलत नहीं था। मैं अपनी दूसरी शादी को लेकर परेशान भी थी, क्योंकि शादी से पहले बहुत वादे और रस्में सभी लोग खाते हैं, लेकिन जब साथ रहते हैं तो पता चलता है और अगले का किरदार भी खुलकर सामने आता है। लेकिन वेद बहुत अच्छा इंसान साबित हुआ। हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग भरता चला गया। वह अच्छा कमाता भी था, इसलिए उसने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। जब उसे भी पहली तनख्वाह मिलती तो वह सारी की सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रख देता। मैं इस बात पर भगवान का धन्यवाद करते हुए मेरे आंसू निकल आते। मैं इस घर की मालकिन वेद की वजह से बन गई थी। मैं बहुत समझदारी से अपना घर खर्च चला रही थी, लेकिन अगर कभी कनिका किसी बात की इच्छा करती तो मेरे मना करने के बाद भी वेद बाकायदा मुझसे लड़ पड़ता और फिर जल्दी कनिका की इच्छा पूरी कर डालता। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। कनिका भी उसके साथ बहुत खुश थी और उसके साथ हंसती खेलती, और उनके बीच ऐसा रिश्ता कायम हो गया जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर था। मेरी ज़िंदगी में सुकून वापस आ चुका था। कनिका का स्कूल पास में ही था। रोज़ाना वेद उसे स्कूल छोड़ने और वापस लेने जाता। इस जिम्मेदारी को हमेशा अच्छे से निभाता, और मैं तसल्ली में रहती कि कनिका एक अच्छे सुरक्षित माहौल में वेद के साथ मेरी ज़िंदगी में एक खूबसूरत बाहर आ गई। उसने अपनी ज़िंदगी में हमें इतना मोहब्बत और सुकून दिया। मैं हर बात पर भगवान का धन्यवाद करते नहीं थकती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन मामूली के हिसाब से कनिका स्कूल गई, मगर छुट्टी के टाइम पर घर वापस नहीं आई। 3 बज चुके थे और कनिका का कुछ अता पता नहीं था। मेरे दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। कनिका हमेशा वक्त की पाबंद थी। वह 10वीं में थी और आमतौर पर स्कूल से 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। आज छुट्टी हुए भी 1 घंटा बीत चुका था, और जबकि स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था। हर रोज़ वह घर जल्दी पहुंच जाती थी, लेकिन आज ना तो दरवाजे की घंटी बज रही थी, ना ही उसकी चहकदार आवाज़ "माँ, मैं आ गई हूँ" गूंज रही थी। मेरा दिल एकदम धड़कने लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ। ये चुप्पी मेरे लिए किसी परेशानी से कम नहीं थी। कनिका मेरी इकलौती बेटी थी, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ वही थी। उसके ना रहते हुए मैं बहुत डर जाया करती थी। मैंने वैद को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वह तो आज उसे लेने के लिए नहीं गए, और फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि शायद वो किसी दोस्त के साथ रुक गई हो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को हौसला हुआ। आखिरकार मैं घर से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। जाकर उसका पता करके आती हूँ। मैंने अपना पर्स और मोबाइल लिया और गली में निकल आई। बाहर बच्चे खेल रहे थे, कुछ स्कूल से जाने के लिए तैयार हो रहे थे, कुछ लोग अपनी शाम की चहल पहल के लिए निकले हुए थे, लेकिन कनिका इनमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कनिका की 1-2 करीबी सहेलियों के घर पर भी पता लगवाया। दरवाज़ा खटखटाया, उनसे पूछा कि मेरी बेटी कनिका कहाँ है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल से निकली थी। उनमें से एक ने जवाब दिया, हाँ आंटी, वो हमारे साथ ही निकली थी, लेकिन हम अपने घर की तरफ मुड़ गए। वह अपने घर के रास्ते पर चल दी। क्या वह अब तक नहीं पहुंची? तो कहाँ है कनिका? उनकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही दहल गया। यही सवाल तो मेरा था कि मेरी कनिका क्यों घर नहीं पहुंची। मेरे हाथ पैरों में ठंडक सी उतरने लगी।
दिल में डर के साए लहरा गए। हर चीज़ में मुझे एक सवाल नज़र आने लगा, कनिका कहाँ गई? मेरे दिमाग में अलग तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं वह रास्ते में रुक गई हो या किसी हादसे का शिकार हो गई हो, या फिर नहीं। मैंने अपने आप को रोका, नहीं, ऐसी बातें सोचना पाप है। मैं वापस घर लौटने के बजाय सीधा स्कूल जाने का फ़ैसला किया। स्कूल पास में ही था और मुझे उम्मीद थी कि शायद कनिका वहीं पर हो। स्कूल पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर चौकीदार खड़ा था। मैंने जल्दी से उससे पूछा, भाई साहब, मेरी बेटी कनिका कहाँ है? चौकीदार ने हैरानी से मुझे देखा और जवाब दिया, नहीं बहन जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। स्कूल की छुट्टी को काफ़ी देर हो चुकी है, सब बच्चे जा चुके हैं। ये सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसा मेरा दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में दाब लिया हो। स्कूल की बिल्डिंग खाली पड़ी थी, दरवाजे बंद थे और मैदान सुनसान था। मैंने अंदर जाने की परमिशन ली और हर कमरा देखना शुरू किया, लेकिन कनिका कहीं नहीं थी। मैं वेद को फ़ोन करने का सोच ही रही थी कि उनका फ़ोन खुद ही आ गया। तो वे जल्दी ही बोले, कनिका आ गई क्या? मैं उनकी बात सुनकर रोते हुए बोली, कनिका अभी तक घर नहीं पहुंची, ना वह स्कूल में है। भगवान न जाने मेरी बेटी कहाँ है। कुछ करिए वेद, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वेद जल्दी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। दोनों मिलकर उसको ढूंढते हैं, सब ठीक हो जाएगा, यहीं कहीं होगी। उसने कहाँ जाना है भला? वेद के पहुंचने से पहले मैंने मोहल्ले के हर घरों में कनिका के बारे में पूछा। हर कोई हैरान और मुझे हमदर्दी से देख रहा था, लेकिन किसी के पास कोई खबर नहीं थी। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। हर गली, हर दरवाजे पर मेरे लिए एक सवालिया निशान था। जबकि मैं पागलों की तरह गली मोहल्ले में फिर रही थी, मुझे बराबर यही ख्याल सताने लगा, न जाने वह किस हाल में होगी। वह तो बहुत नाजुक डरपोक सी है, क्या खबर कहीं रो ना रही हो और मुझे मदद के लिए बुला रही हो। ख्याल ने तो मेरे दिल को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। वेद वहाँ जल्दी ही पहुँच गए। उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वे भी बहुत ही परेशान लग रहे थे, लेकिन मुझे बड़े ही हौसले के साथ उन्होंने तसल्ली दी और कहा कि आप फ़िक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं उनके साथ ही उनके बाइक पर बैठ गई और हमने हर इलाके को चप्पा चप्पा छान मारा। वेद ने स्कूल के हर रास्ते को छान मारा, हर गली कूची छान मारी, हर दुकान, हर चौक कनिका को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात होने लगी थी और मेरी बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं अब चीखें मार रही थी। जो भी मुझे देखता वह हमारे पास खड़ा हो जाता। हमारे दुख तकलीफ़ महसूस किए बगैर कोई भी ना रह पाया। कई लोग तो हमारे साथ साथ कनिका को ढूंढने लगे, यहाँ तक कि हमने अस्पताल की इमरजेंसी तक देख ली, लेकिन कनिका को आसमान खा गया या ज़मीन, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। थक हार कर वेद ने पुलिस स्टेशन जाने का फ़ैसला किया। मैं उनके सीने से लगकर रोने लगी। वो मुझे तसल्ली देते हुए खुद भी बेहाल होकर बोले, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। हम ना सही पुलिस वाले तो उसे ढूंढ ही लेंगे। कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं मची हुई। पुलिस स्टेशन का माहौल मेरे दिल पर बोझ डाल रहा था। उनकी नज़रों में और दिल में हमारी परेशानी की कोई अहमियत नहीं थी। मेरे लिए ये वक्त किसी नर्क से कम नहीं था। मैं अपने पति वेद के साथ खड़ी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक वीरान जगह पर हों, जहाँ कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं। उन पुलिस वालों की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। बहन जी, जवान लड़की है, इस उम्र में लड़कियाँ लड़कों के तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। आ जाएगी सुबह तक घूम घाम कर। ये सब देख माँ को कितना बड़ा सदमा देगी, वह कभी नहीं समझ सकते। मेरी बेटी कनिका कभी ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना बताए कहीं जाए। वह तो मेरी जान थी। वो मेरी हर बात मानने वाली थी, मेरी हर परेशानी को समझने वाली थी। जब उस पुलिस वाले ने इन शब्दों के साथ एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई, तो मेरे दिल में एक तूफान उठा। मैंने चाहा कि उसकी वह मुस्कुराहट मुंह से ही नोच लूँ, उसके दिल को झकझोर कर कहूँ, क्या तुम्हारे पास कोई दिल नहीं? क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं? एक माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही है, तुम मज़े ले रहे हो। मैंने रोते हुए फरियाद की, आपको भगवान का वास्ता मेरी बेटी की रिपोर्ट तो दर्ज करो। वह कहीं ना कहीं आपके मदद के इंतज़ार में होगी। लेकिन मेरी ये बातें दीवार से टकराने जैसी थी। उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने देखा कि वेद के चेहरे पर भी गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वह मुझे संभालने के लिए चुप रहा। पुलिस स्टेशन से निकलते टाइम मेरे कदम जैसे लड़खड़ा रहे थे, जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो गई हो। मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। कनिका कहाँ होगी? वह किसी परेशानी में तो नहीं? क्या कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है? ये ख्याल मेरे दिल को चीर रहे थे और हर पल मेरी सांसें तेज हो रही थी। पर घर पहुंचकर सोफे पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को नोच लिया हो और मुझे जिंदा छोड़ दिया हो।
ये बेचैनी, ये तड़प वह रात थी जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया हो। मैं नहीं जानती थी कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मेरा दिल ये महसूस कर रहा था कि एक तूफ़ान मेरे पास आ रहा है। उस रात में एक पल के लिए सो न सकी। मुझे ऐसे लगता कि मेरा जिस्म बेजान हो गया है। मैं बार-बार अपनी बेटी की बातें याद कर रही थी। उसकी हँसी, उसका चेहरा और वह सब सपने जो मैंने उसके लिए देखे थे, भगवान करे वह ठीक हो। ये प्रार्थना मैं बार-बार कर रही थी, लेकिन दिल का सुकून कहीं खो चुका था। फिर वह रात बीत गई। कनिका की गुमशुदगी के बाद मेरे दिन-रात एक जैसे हो गए थे। हर पल मेरे लिए एक कयामत बन गया था। मैं न खा सकती थी, न सो सकती थी। मेरा दिमाग हर वक्त उन्हीं ख्याल में उलझा रहता था। मेरी बेटी किस हाल में होगी? रात के अंधेरे में जब वेद सो जाते, तो मैं बिस्तर पर लेटकर छत को तकती रहती। मुझे कनिका के हंसने की आवाज़ें याद आती। माँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर लूँगी। ये शब्द बार-बार मेरे दिमाग में गुजरते रहते और मैं तड़प कर रोने लगती। वेद मेरी इस हालत को समझ रहे थे। वे खुद भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन मेरे सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तुम हिम्मत रखो, हम कनिका को ज़रूर ढूँढेंगे। भगवान बड़ा हिम्मत देने वाला है। ये कहकर वो मेरे आँसू पोंछते और मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते। अगर वो मेरे साथ ना होते, तो शायद मैं अपना हौसला बिल्कुल खो चुकी होती। मेरी परेशानी उस वक्त और बढ़ जाती जब मैं कनिका की वह चीज़ें देखती उसने अपनी छोटी सी अलमारी में सजाई थी। उसकी किताबें, उसके कपड़े, वह पुराने डॉल्स जो अभी अपने बिस्तर के पास रखती थी। हर चीज़ मेरे दिल को चीर कर रख देती थी। कई बार मैं उसके कमरे में जाकर बैठ जाती और सोचती, कनिका तुम कहाँ हो मेरी जान, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं? ये सवाल मेरे दिल को और ज़्यादा जख्मी कर देते। मैं बिस्तर पर सर रखकर सिसकने लगती। कनिका के गुम होने के बाद मोहल्ले वालों की बातें भी मुझे तंग करने लगी। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। आजकल की लड़कियां, भगवान बचाए इन लड़कियों से, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते थे और मुझे ऐसा लगता जैसे ये लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो मैंने भगवान के आगे अपने हाथ फैला दिए। हे भगवान, तू ही मेरी बेटी की रक्षा कर। मेरी कनिका को वापस लिया। मेरी बेटी के लिए मेरी प्रार्थनाएं समंदर से भी गहरा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं हर पल यही सोचती थी कि शायद भगवान मेरी सुन रहा हो, लेकिन अब ये दिन और रात मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी बेबसी और लाचारी महसूस नहीं की थी। कनिका मेरी ज़िंदगी की रोशनी थी और उसके बगैर सब कुछ अंधेरा लग रहा था। ये दर्द, ये बेचैनी, ये इंतज़ार मेरे वजूद को खोखला कर रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आएगा जब मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ भी ना जान सकूंगी। लेकिन मेरे दिल के एक कोने में एक उम्मीद, एक छोटी सी आग सुलग रही थी। मैं जानती थी कि मुझे कनिका मिल जाएगी, लेकिन मुझे कनिका ना मिली और ये बात थी कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं जिंदा लाश थी। फिर महीनों बीत गए। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने आई। वह दवाइयों की फैक्ट्री में मेरे साथ ही काम करती थी, लेकिन वह बेहद परेशान दिखाई दे रही थी और बार बार चौकन्नी नज़रों से इधर उधर देखती थी। मैं उसका ये अंदाज़ देखकर कुछ बेचैन सी हो गई थी। उसको साथ लिए मैं अपने कमरे में आ गई तो उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें एक बहुत राज वाली बात बतानी है। तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त वेद जी कहाँ हैं। तो मैंने उससे कहा कि वेद घर पर नहीं है, तुम तसल्ली से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई, तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। क्या तुम लोग किसी किराए के घर में शिफ्ट हो गए हो? तो मैं हैरान से उसकी तरफ देखने लगी। हमें क्या ज़रूरत है किसी किराए के घर में शिफ्ट होने की? वेद जी कब आते हैं? उसने अजीब अंदाज से पूछा था। मैंने झट से कहा, तुम्हें तो पता है पहले वो दवाइयों के इंचार्ज थे, अब वहाँ के इंजीनियर हो गए हैं, तो काम का लोड ज़्यादा है, तो अक्सर घर आने में देर सवेर हो जाती है। वह मेरी बात सुनकर बिल्कुल तसल्ली में ना हुई और चौकन्नी अंदाज में मेरे पास आकर बैठ गई। फिर मेरे कान में धीरे से बात करते हुए बोली, मैंने नई जगह अपना घर किराए पर लिया है। वहाँ मैंने वेद जी को देखा है। उन्होंने भी उसी गली में एक घर किराए पर ले रखा है। मुझे लगा वे तुम्हें लेकर यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो मैं उनके घर गई, मगर अंदर से किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर वह घर जिस मकान मालिक का है वही हमारा भी मकान मालिक है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये घर किसको दिया है? तो उन्होंने कहा है कि कोई नया शादीशुदा जोड़ा इस घर में आया है, बच्चे वगैरह अभी नहीं हैं, बस दो मियाँ बीवी हैं। तो मैं हैरान रह गई। सोचा तुम यहाँ शिफ्ट हो गई हो। तो मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरे कान सुन हो चुके थे।
मेरी सहेली की बातें मेरे दिमाग में किसी बम की तरह गूंज रही थी। वेद ने एक किराए का घर लिया है, उसने किसी औरत के साथ शादी की। ये शब्द मेरे लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। मैं बैठे बैठे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल का सुकून कहीं खो चुका था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, जैसे किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया हो। वे दूसरी शादी करेंगे, नामुमकिन। मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा। मेरी सहेली ने मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा, कौशल्या, खुद को संभालो, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं। मैंने जो देखा वही तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। तो उसकी बात पर मैंने उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखकर धीरे से कहा, भगवान करे ये खबर झूठी हो। वह सर हिलाते हुए बोली, देखो, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी आंखों देखी बात भी ठीक नहीं होती। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ, ये पत्नी का काम है, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। आखिर वेद जी ने तुमसे ये बात क्यों छुपाई कि उन्होंने किराए पर घर ले रखा है? फिलहाल मेरा मशवरा ये है कि तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए। मैंने उसे बेयकीनी निगाहों से देखा और कहा, वेद ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे मुश्किल टाइम में सहारा दिया है, मुझे ज़िंदगी दी है, ये सब कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात मेरे समझ से अलग थी। जब उनका अपना घर था और एक नहीं उनके तो कई जगह मकान थी, और वे सब जगह को मैं जानती हूँ जहाँ से किराया भी आता है। फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी वह किराए पर मकान लें? और जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तो उनका कोई मकान नहीं, और तुम बता रही हो कि वहाँ पर कोई औरत भी है। इस बारे में तुम्हें क्यों नहीं बताया गया? ये कितने दिन पहले की बात है? मैंने हकलाकर पूछा तो मेरी सहेली ने कहा, नहीं, यहाँ पर कुछ ही दिन हुए हैं। मकान मालिक ने कहा, ये लोग किसी से ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं, ना उसके घर किसी का आना जाना है। अक्सर तो घर के बाहर ताला ही लगा होता है, जबकि वह औरत अंदर होती है, तो क्या वह उसे बंद करके जाता है? इस बारे में मुझे अभी कुछ पता नहीं है। मुझे थोड़ी गंभीर समस्या लग रही है। वेद जी तो ऐसे हैं ही नहीं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने तो कभी मुझे पाबंद करके नहीं रखा। जहाँ मेरा मन करता है मैं खुद भी जा सकती हूँ, और कई बार अकेले जाती भी हूँ। मोहल्ले वाले भी खुलेआम मेरे घर आते जाते रहते हैं। उन्होंने तो कभी मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई। वह ऐसे हैं ही नहीं। सबसे बढ़कर वेद क्यों किराए पर घर लेकर रहेंगे? उनका अपना घर है जिसमें हम दोनों रहते हैं। भगवान न करे उन्हें किराए के घर में जाना पड़े। अगर ऐसी बात है तो फिर उनके साथ वह औरत कौन है जो उनकी पत्नी बनकर रह रही है? उसकी बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया है। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत है और परीक्षा है जो मेरे सर पर टूटने वाली है? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। ऐसे में मेरी सहेली ने मुझे हौसला दिया और कहा, पता नहीं, पर समस्या कुछ गंभीर लग रही है। जबकि तुमसे उन्होंने शादी तुम्हारी मर्जी के हिसाब से ही की है, वे ऐसे लगते तो नहीं। क्या पता मुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो या बात कुछ और हो। तुम वहाँ जाकर पता क्यों नहीं कर लेती? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे उसकी बात अपने दिल पर लगी, लेकिन फिर परेशानी से उसे कहा कि मैं वहाँ अकेले कैसे जाऊँगी? मेरा तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हम दोनों उस घर में जाकर खुद पता कर लेंगे कि आखिर समस्या क्या है। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं आज ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। कल तक मुझसे नहीं रहा जाएगा। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं हर हाल में उस सच्चाई को जानना चाहती हूँ। ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे कहा, फिर जल्दी तैयारी करो, अभी चलते हैं। फिर मुझे फैक्ट्री भी जाना है। मैंने फटाफट अपना चप्पल और फ़ोन लिया और उसके साथ चली गई। लेकिन एक बेहद अजीब बात हुई। जब मैं उसके गली में पहुंची तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हे भगवान, मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझसे कोई ऐसी परीक्षा ना लेना जिससे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और ये सब झूठ हो। मैं बार बार अपने दिल को तसल्ली दे रही थी, ये सब गलतफहमी हो। लेकिन एक अजीब सा डर मेरे अंदर सवार था। जब हम उस गली के पास पहुंचे तो मेरी सांसें बेकाबू होने लगी। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वहाँ मौजूद हर घर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मेरी आंखें धुंधला रही थी। मेरी सहेली ने इशारा किया, देखो, वे रहा घर जिसमें वेद जी आते जाते हैं। मैंने नज़र उठाकर देखा, एक छोटा सा किराए का मकान जिसकी खिड़कियों पर पर्दे थे, दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लगा था। मैंने अपनी सहेली को कहा, तुम फैक्ट्री जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं ये बाहर इंतज़ार कर लेती हूँ। तो उसने मुझे कहा, मैं आज छुट्टी ले लेती हूँ, तुम बाहर मत बैठो, यहाँ अच्छा नहीं रहेगा। फिर वो मुझे लेकर अपने घर आ गई। उसने फैक्ट्री में फ़ोन करके खबर दी कि आज वे नहीं आएगी। जो जो वक्त बीतता जा रहा था मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सहेली के चेहरे पर एक दबा दबा सा जोश दिखाई देने लगा और उसने मुझे दरवाजे से इशारा किया,
तो मैं दौड़ती हुई बाहर आई। उसने मुझे कहा, उस घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगा, लगता है कि वेद जी आ गए हैं, तुम जाकर पता कर लो। उसकी बात सुनकर मेरे कदम बिल्कुल मरे मरे और भारी हो गए। मैं जो ही बाहर निकली तो वेद उस घर से निकले, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैंने फिर भी बड़ी चौकन्नी होकर अपने चेहरे को ढक लिया। वेद उस घर से निकलकर सीधे सामने केमिस्ट के दुकान पर गए, शायद कोई दवाई लेने आए थे। ऐसे में उस कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया था, तो मैं बिना देखे सुने उस घर के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे कदम ही लड़खड़ा गए। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। और ये घड़ी भी। अंदर कमरे के दरवाजे पर चेहरे पर झाइयाँ लिए एक लड़की खड़ी थी। वो वेद की पत्नी थी या नहीं ये मुझे मालूम नहीं था। कनिका, मेरी मासूम बेटी, वहाँ मौजूद थी, जो बस अभी 15 साल की बच्ची थी, लेकिन अगले 8 महीने से प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये वह कनिका नहीं थी जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर बेबसी थी, और सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह थी कि वो पेट से थी। मेरी दुनिया अंधेरे में हो गई थी। मेरी बेटी, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहा था, जिसके लिए मैं दिन रात तड़पती रहती थी, जिसकी तलाश में हर दरवाजे पर भटक रही थी, वह इस हाल में थी जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और ये सब वेद की वजह से था, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया था। मेरी बेटी का सबसे बड़ा कातिल निकला। कनिका मुझे देखते ही चीख पड़ी और तेज़ी से मेरे पास आई और मेरे गले लग गई, और वह बहुत तेज तेज रोने लगी थी। माँ, मुझे बचा लीजिए, माँ, मुझे यहाँ से ले चलिए। वह काँप रही थी और उसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरी बेटी, मेरी कनिका, जो सिर्फ अभी 15 साल की थी, इस हाल में कैसे पहुंची? कनिका ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, माँ, वेद दरिंदा है। उसने मुझे बाप का सहारा दिया, लेकिन मुझे बेटी नहीं समझा। उसने मेरे साथ, उसका शब्द अधूरा रह गया, लेकिन उसके आंखों के आंसू और उसकी कांपती हुई आवाज़ सब कुछ कह रही थी। मेरी बेटी, मासूमियत, उसका बचपन, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और तड़पते हुए कहा, कनिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें इस नर्क से निकाल लूंगी। उसी पल दरवाज़ा धड़ाम से खुला और वेद अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़रें हम सब पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन खड़ा रहा। वेद, ये सब क्या है? तुमने उसे अगवा किया और फिर मेरे साथ मिलकर उसे ढूंढने का ढोंग रचाते रहे। मैं चीख कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। वह विनती भरे शब्दों में बोला, उसने ही मुझे कहा था कि अपने साथ ले चलो। उसने सारा इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगा दिया, एक 15 साल की बच्ची पर, जिसे अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं थी। मैं गुस्से से उस पर फट पड़ी और कहा, अगर बच्ची ने तुमसे ऐसी बात की भी थी तो तुम तो समझदार थे, बस मुझे गलती हो गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं ज़रूर माफ़ करूँगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि उसके साथ ये हैवानियत किसने की है? तो वेद ने जो बात मुझे बताई, मैं उसे देखती रह गई। उसने अपने मुंह से सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। मैं पहले दिन से ही तुम्हारी बेटी पर मर मिटा था, और इस लड़की को पाने की चाह ने मुझे अंधा बना दिया था। तुम भी बहुत समझदार थी और अक्लमंद थी, तो तुम्हें फंसाने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन तुम मेरी बातों में आ गई। और इस लड़की को तो मैंने इतना डराया धमकाया था कि ये कभी अपना मुंह खोल ही नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी और रोज़ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। हम दोनों मिलकर इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और उसकी पिक्चर बनाकर लाखों करोड़ों में बेच रहे थे। हमारे किए कराए पर पानी फिर गया, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब तक हमें पता चला, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसका अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था, और इसकी उम्र भी काफ़ी छोटी थी, जिसके कारण हम इसे अस्पताल ना ले जा सके। लेकिन फिर भी हम इसके साथ रोज़ शारीरिक संबंध बना रहे थे, और ये वीडियो भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिससे हम करोड़ों रुपए कमा रहे थे। मैंने वेद की बात सुनते ही बेहोश हो गई थी, लेकिन जब मुझे होश आया तो वेद की दुर्गति हो गई थी। लोगों ने उसको वहीं पर दबोच लिया था और इतना मारा था कि पुलिस वाले उसे समेट कर जेल ले गए थे। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। यहाँ सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ गवाही दी और उसे जेल पहुँचा दिया, लेकिन उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वह जेल से छूट भी जाए, मेरी इस मासूम बच्ची का हंसता खेलता बचपन खो गया। इस बच्चे का क्या होगा? मेरी इस कहानी सुनाने का मकसद यही है। ऐसी घटनाएं जो जेल में काफ़ी लंबी चलती हैं और सज़ा भी उनकी होती है, लेकिन हर बार समस्या वही रहती है, आखिर ये समाज किस तरफ जा रहा है?
ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। मैं उन सभी औरतों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर आप तलाकशुदा हैं या विधवा हैं और आपके पास बेटी है तो आप कभी शादी न कीजिए। आप अपनी बेटी की भविष्य को सुरक्षित कीजिए। आप अपने पैरों पर खड़े रहिए और आप खुद अपनी बच्ची की परवरिश करिए। मैंने तो एक बच्ची की हंसती खेलती बचपन को आग लगा दी। मैं भी उतनी ही सज़ा की हकदार हूँ जितना वेद है। मैंने उस वेद पर अंधा विश्वास कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गुनाह थी। आप लोग मेरी कहानी सुनकर ज़रूर सतर्क हो जाएं। मेरी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। हम दोनों माँ बेटी अब जॉब करते हैं और इस बच्चे को संभालते हैं, क्योंकि इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है। वे तो अभी भी जेल से बाहर नहीं आया। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों से मुझे अच्छी राय की उम्मीद है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपके दिल तक ज़रूर पहुँच जाएगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।